एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने कंपनीज एक्ट का जो चैप्टर नंबर 8 है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन, उसके कुछ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन जो सीएमए के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हैं, एंड देन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सीएस और सीए के पीवाईक्यूज। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 में क्या बताया है, अपने पास एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जो कि पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, और उसका 50 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है और डिवाइडेड इनटू 10 रुपए के शेयर्स, ठीक है। इट हैज टेकन ओवर 70% इक्विटी ऑफ अ कंपनी कॉल्ड बीसीजी लिमिटेड। जो अपनी एबीसी लिमिटेड है उसने एक दूसरी कंपनी है बीसीजी लिमिटेड, उसके 70% इक्विटी को क्या करा है, टेक ओवर किया है। और जो दूसरी वाली कंपनी है बीसीजी वो एक लिस्टेड कंपनी है, उसका इक्विटी कैपिटल है 20 करोड़ रुपीस डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो वही आपको दोनों कंपनीज का डेटा यहाँ पे गिवन है। देन आगे क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड एंड बीसीजी लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू मर्ज। दोनों कंपनीज ने मर्ज करने का डिसाइड किया है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या बोला है, सीईओ जो है बीसीजी लिमिटेड का, उसकी कुछ फॉलोइंग क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है। देखो सबसे पहले आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इज द डिसीजन टू मर्ज इज इन ऑर्डर एंड नेसेसरी। क्या बोला है, मर्ज करना जो है उसका जो डिसीजन है मर्जर का, क्या वो इन ऑर्डर है, दैट मींस क्या वो सही है और क्या वो नेसेसरी है। तो सही बात है, बेसिकली अगर कोई दो कंपनीज आपस में चाहती हैं मर्ज करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट जो आपका सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है, जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, उसकी आपको कंप्लायंस करनी होगी, ठीक है। तो हमने कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस पढ़े हुए हैं मर्जर अमेलगमेशन के कनेक्शन में, तो वो जो प्रोविजंस है, वो जो सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है आपके ऊपर, सेक्शन 232 हमने पढ़ा है ना, तो वो जो सेक्शन है उसका कंप्लायंस आप यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसका फर्स्ट पढ़ो, क्या है आंसर। यस द डिसीजन टू मर्ज इज इन ऑर्डर, कंपनीज आर फ्री टू मर्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, हम पढ़ते हैं सेक्शन में कि आपको अगर मर्ज वगैरह करना है, बेसिकली सब में हमने बात की ना, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन जो स्कीम वगैरह प्रिपेयर होती है, तो उसमें हमें कंसेंट चाहिए होती है शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स की आपको कंसेंट लेनी है एंड बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, ठीक है। आप चाहो तो सेक्शन का रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। देखो क्योंकि ये ना 4 मार्क क्वेश्चन है और इसमें आपके 4 क्वेश्चन आया, मतलब ये एक एक जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क का है, तो ऑब्वियसली बात है उसी के अकॉर्डिंग इसको जो है वो इलेबोरेट उतना ही लिमिटेड किया है कि 1 मार्क के अकॉर्डिंग, है ना। अभी आपका क्वेश्चन 7 मार्क क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको इलेबोरेट करना होगा अच्छे से, ठीक है। तो मार्क्स जो वेटेज है ना उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है एग्जाम। इसके बाद देखो क्या बोला है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो है इट विल नॉट फॉल अंडर स्पेशल कैटेगरी मर्जर अंडर सेक्शन 233। अब अगर आपको याद हो, हमने एक सेक्शन 233 पढ़ा था, इसमें फास्ट ट्रैक मर्जर, तो वो तो आपको याद होगा, वो तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड जो छोटी मोटी कंपनीज है लाइक स्मॉल कंपनी, होल्डिंग एंड होली ओन, स्टार्टअप्स, इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों जो कंपनीज हैं वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रही हैं कि जो फास्ट ट्रैक मर्जर होगा। तो ये तो बेसिक सी बात है कि ये फास्ट ट्रैक मर्जर मतलब सेक्शन 233 में तो फॉल नहीं करेगा। और लास्ट में क्या बोला, एक स्कीम बनाना नेसेसरी है, वो हमने सब कुछ पढ़ा है सेक्शन के प्रोविजन में कि एक स्कीम बनती है, ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास जाता है अप्रूवल, तो वो पूरा प्रोसेस। बट ये क्योंकि इसका वेटेज ही नहीं है इतना, तो हमें वो कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, is the merger to be approved by the shareholders of each of the companies? Absolutely, shareholders का हमें अप्रूवल चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, है ना, मेजोरिटी नंबर और 3/4 इन वैल्यू, हमने इसका प्रॉपर कैलकुलेशन भी किया है अपने रेगुलर क्लास में, अगर आपको याद आ गया हो तो। yes the scheme has to be approved by 3/4 majority of shareholders in value, तो मेजोरिटी और 3/4 इन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या होगा अगर फ्यू शेयर होल्डर्स कंसेंट नहीं करते। कोई बात नहीं है, जितनी हमें मेजोरिटी चाहिए, अगर उतनी मेजोरिटी जो भी हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 2 में, अगर उतनी मेजोरिटी से स्कीम अप्रूव हो गई तो कुछ लोग तो हमेशा होते हैं रोने वाले। कोई बात नहीं है, डिसेंट करते हैं, करने दो, ठीक है। तो जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स है, दे हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है। उनके लिए भी हमने अलग से प्रोविजन पढ़ा है कि जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एग्जिट वगैरह ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, वो सब चीजें आ जाएंगी। बट हाँ, डिसीजन तो फाइनल रहेगा ना मर्जर का, ठीक है, क्योंकि अप्रूवल मिल गया।
फाइनली डज इट रिक्वायर द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, इसका मतलब है क्या एनसीएलटी के अप्रूवल की जरूरत है? एब्सोल्युटली, हमने पढ़ा है सेक्शन अगर हम पढ़ते हैं 230 से लेके 232 तक तो एनसीएलटी के अप्रूवल से ही होती है सारी चीजें। 233 अगर आपको याद हो तो वहां पर ये सब चीजें नहीं चाहिए होती बिकॉज वो फास्ट ट्रैक होता है, तो वहां पे बिना एनसीएलटी के हो जाता है। बट 232 वाले में तो एनसीएलटी की अप्रूवल बिल्कुल चाहिए होती है। तो येस इट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। और लास्ट में एक चीज बोली है क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी लिस्टेड है। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो बीसीजी है ना, हाँ बीसीजी लिस्टेड है, यहाँ बताया हुआ था आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के कंप्लायंसेस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेबी रेगुलेशंस आल्सो हैव टू बी कंप्लाइड विद वेयरएवर एप्लीकेबल। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अपना नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? देखो नेक्स्ट है अपना, सूर्या लिमिटेड wants to reorganize the company's share capital by consolidation of shares of different classes and passed a resolution to this effect इन द बोर्ड मीटिंग। ठीक है, कंपनी है सूर्या लिमिटेड, उसको अपनी कंपनी का कैपिटल रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स करके। इसके बाद क्या बोला उसने? उसके लिए क्या किया? एक रेजोल्यूशन पास किया इन द बोर्ड मीटिंग एंड देयर आफ्टर एक एप्लीकेशन लगा दी, किसको? ट्राइब्यूनल को। करेक्ट। ट्राइब्यूनल ऑर्डर दैट अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स बी कॉल्ड। ठीक है, ट्राइब्यूनल ने बोला मीटिंग बुलाओ, कंपनी ने नोटिस भेज दिए सारे मेंबर्स को। मीटिंग में कुछ मेंबर्स ने ऑब्जेक्शंस करे कि ये जो अरेंजमेंट है, कंसोलिडेशन वाली चीज है, ऑब्जेक्शन रेस करें। ठीक है, हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर इंटरेस्टेड इन द रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय द कंपनी। तो मेजॉरिटी जो मेंबर्स थे वो, ठीक है, उनको सही लगा। नाउ ट्राइब्यूनल आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग सैंक्शन द प्रपोज्ड अरेंजमेंट। तो मेंबर्स भी रेडी हो गए और ट्राइब्यूनल ने भी अप्रूवल दे दिया। ओके, नाउ examine in the light of the given facts that in order to give effect to the arrangement which prescribes the reorganization of company's share capital by consolidation, mention the requirements on the execution। कुछ भी नहीं है, अब आप देख रहे हो पूरा इतना बड़ा केस स्टडी आपको दे रखा है, यहाँ पे एंड में जाके सिंपल सी चीज है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन वो देने का उसका पर्पस ही ये होता है कि वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना चाहता है, और हम क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। जबकि अल्टीमेटली एंड में आपसे इसने क्या ही पूछा है, मेंशन द रिक्वायरमेंट्स, मेंशन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जीक्यूशन। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, आपको पूरी रिक्वायरमेंट जो हमने पढ़ी है वो मेंशन करनी है। सेक्शन 230 के बारे में आपको पूरा लिख देना है। अब पूरा आप सेक्शन 230 को एक्सप्लेन कर दोगे, जो भी हमने पढ़ा है कि जो अपना कॉम्प्रोमाइज होता है, जो अपना अरेंजमेंट होता है, वो किसके बीच में हो सकता है? कंपनी और मेंबर्स, और कंपनी और क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर ट्राइब्यूनल के पास में एप्लीकेशन जाएगी, ट्राइब्यूनल मीटिंग बुलाने के लिए बोलेगा, है ना? ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा? मीटिंग बुलाने के लिए। देन अरेंजमेंट की डेफिनेशन आपको बता देनी है कि अरेंजमेंट में क्या क्या आता है, ये हमने लिखा था अपनी क्लास में। ठीक है, फिर जो मीटिंग वगैरह होगी उसमें अप्रूवल मिल जाएगा शेयर होल्डर्स का। देन ट्राइब्यूनल का सैंक्शन की हमें जरूरत होगी, ट्राइब्यूनल अप्रूवल देगा। उसके बाद में हम ट्राइब्यूनल का अप्रूवल किसके पास फाइल कर देंगे? आरओसी के पास। ठीक है, पूरा आपको लिख देना है 30 डेज में। एंड देन ट्राइब्यूनल अगर चाहे तो हमने एक नोट पॉइंट में लिखा था कि अगर ट्राइब्यूनल चाहता है तो वो डिस्पेंस कर सकता है, दैट मीन्स वो मना कर सकता है या हमें बेसिकली एग्जेम्पशन दे सकता है कि मीटिंग मत बुलाओ, किसकी? क्रेडिटर्स की। कब मत बुलाओ? अगर क्रेडिटर्स हैविंग 90% वैल्यू अग्री एंड कंफर्म बाय वे ऑफ एफिडेविट, यानी अगर उन्होंने 90% वैल्यू वालों ने वैसे ही अपना एग्रीमेंट दे दिया बाय एफिडेविट, तो फिर मीटिंग कॉल करने की जरूरत नहीं है। बट आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, मेंबर की मीटिंग जो है, मेंबर की मीटिंग के लिए डिस्पेंस नहीं हो सकती चीज। इसका मतलब मेंबर की मीटिंग तो बुलानी ही पड़ेगी। ट्राइब्यूनल क्रेडिटर्स की मीटिंग को यहाँ पे क्या कर सकता है? डिस्पेंस कर सकता है, मतलब वो मीटिंग नहीं बुलाने के लिए वो अलाउ कर सकता है, बट मेंबर्स की मीटिंग तो कॉल होगी ही होगी। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपको सेक्शन 230 जो है उसको वो प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है आपका? इज इट मैंडेटरी टू ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल्स फॉर द स्कीम? बिल्कुल, हमने जो पूरा प्रोसेस पढ़ा था, अब देखो यहाँ पर भी जो ये प्रोसेस है ना, इसमें भी कुछ कुछ चीजें, जो कुछ कुछ पॉइंट्स है बीच में, वो मिसिंग है ना? हमने और डिटेल में लिख रखा है, प्रॉपर नोटिस के सारे पॉइंट्स हैं,
और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर 7 मार्क क्वेश्चन है तो आप वो 2-3 पॉइंट जो हमने लिखे हैं ना अपनी कॉपी में वो और भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे ये वाला एक पॉइंट है रेगुलेटरी अप्रूवल्स वाला, ये ऊपर मिसिंग था, बट ये पॉइंट हमने पढ़ा है ना कि ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट कर रहे हैं तब हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अप्रूवल चाहिए होते हैं क्या? बिल्कुल। तो हम इनको भेजते हैं और इनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे कोई रिप्रेजेंटेशंस वगैरह है क्या, है ना? तो वो आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो अपना नोटिस है वो किसको जाएगा? रेगुलेटर्स को भी जाएगा। किस किस को? सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आरबीआई, सेबी, रजिस्ट्रार, रिस्पेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर, सीसीआई, ये सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है? तो जिन भी अथॉरिटीज को आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की वजह से इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, तो उनको आप ये नोटिस भेज दो। एंड शेल रिक्वायर दैट द रिप्रेजेंटेशंस टू बी मेड बाय देम, और हम उनको बोलेंगे कि भाई अगर आपकी कोई सी भी रिप्रेजेंटेशंस हैं तो आप हमें 30 डेज में रिप्रेजेंटेशंस दे दो, और अगर आपने 30 डेज में हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो वी विल अज्यूम कि आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशंस नहीं देनी है, नो रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है? सो बेसिकली जो अपनी रेगुलेटर्स हैं उनसे भी हमें परमिशन लेनी पड़ती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एबीसी लिमिटेड और डीईएफ लिमिटेड, ये दो कंपनीज हैं जो कि होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, मतलब गवर्नमेंट की हम कह सकते हैं होली ओन्ड सब्सिडरीज हो गई। नाउ as a policy matter the government issued administrative orders for merging DEF with ABC। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला? मर्ज कर दो DEF को और ABC को, आपस में मर्ज कर दो इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब याद करो हमने डायरेक्ट एक सेक्शन पढ़ा है 237, जहां पर गवर्नमेंट के पास में क्या रहती है? पावर रहती है। क्या पावर रहती है गवर्नमेंट के पास में? कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो दो जो कंपनीज है उसको मर्ज करने का ऑर्डर पास कर सकती है इन पब्लिक इंटरेस्ट। डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। अच्छा, एक इसने स्पेसिफिकली एक चीज पूछी है, स्टेट द अथॉरिटी विद हुम द एप्लीकेशन फॉर मर्जर इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। अब क्या हमने ऐसा कहीं पर पढ़ा इस वाले सेक्शन में किसी अथॉरिटी के पास आपको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है? जब सीजी ने खुद ने बोला है कि भाई मर्जर होगा तो हमें किसी भी अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो बस यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो क्या बोला है देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 237 सीजी को अगर लगता है इन पब्लिक इंटरेस्ट की दो और मोर कंपनीज का अमालगमेट होना जरूरी है तो सीजी बाय ऑर्डर, ठीक है, ऑफिशियल गजट में बोल देगा कि अमालगमेशन करवाओ। तो यहाँ पे दो होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो उनका वो क्या करवाएगा? मर्जर करवा रहा है। देयर इज, यहाँ से इंपॉर्टेंट मार्क करना, देयर इज नो स्पेसिफिक अथॉरिटी विद हुम द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड एज द सीजी शेल बाय नोटिफिकेशन विल प्रोवाइड फॉर द अमालगमेशन। किसी भी अथॉरिटी के पास में हमें कोई भी एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज सीजी ने ही बोला है यहाँ पे मर्ज करने के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू प्रेजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड पेपर्स ऑफ अमालगमेटेड कंपनी। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है सेक्शन 239। सेक्शन 239 के अकॉर्डिंग जो भी दो कंपनीज का आपस में अमालगमेशन हुआ है तो वो बुक्स वगैरह जो भी हम किसी कंपनी के डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं बिना सीजी से पूछे, ठीक है? तो क्या बोला, शेल बुक्स वगैरह जो है, पेपर्स वगैरह जो है, जो अमालगमेट हो गई है कंपनी, उसकी हम डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, नॉट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सीजी। और आपको याद होगा सीजी परमिशन देने से पहले किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है कि भाई तुम एक बार एग्जामिन कर लो, कुछ गलत वलत तो नहीं है, ठीक है? फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining whether they contain any evidence of the commission of any offense in connection with the promotion, formation, management। बेसिकली वो किसी पर्सन को अपॉइंट करके चेक करवा सकता है कि भाई तुम देख लो एक बार ये बुक्स वगैरह के थ्रू तुम्हें कहीं कोई एविडेंस मिल जाए कि भाई ये कंपनी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, किसी चीज में इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चंस है ना अलग अलग, मतलब कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन ऐसा सीए में, कुछ सीएस में, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो तीनों में पूछा गया है ना, तीनों कोर्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रही हूँ, ऐसे 2-3 और क्वेश्चंस भी अभी आगे आएंगे, वो तुम होमवर्क पे करोगे, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, अब मीटिंग ऑफ मेंबर्स एक कंपनी है जो का एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लिमिटेड, ठीक है, उसकी मीटिंग हुई, मेंबर्स की मीटिंग हुई, ठीक है, was convened under the orders of court। क्यों हुई? for the purpose of considering a scheme of compromise and arrangement। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम को अप्रूव करने के लिए एक मीटिंग हुई। ओके डन। नाउ उस मीटिंग में कितने लोग आए? 200 मेंबर्स आए
और उन 200 मेंबर्स के पास में लाकर कितने शेयर्स थे? 5 लाख शेयर्स थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, 200 मेंबर्स होल्डिंग 5 लाख शेयर्स। ओके, नेक्स्ट 70 मेंबर्स हैं जिनके पास में 4 लाख शेयर्स थे। दे वोटेड फॉर द स्कीम, यानी उन्होंने अप्रूवल दे दिया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम को अप्रूव कर दिया। कितने लोग? 70 मेंबर, और उनके पास में कितने शेयर्स हैं? 4 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, 120 मेंबर्स हैं, है ना, 120 मेंबर्स हैं जिनके पास में 90,000 शेयर्स हैं, वोटेड अगेंस्ट द स्कीम। 120 मेंबर जिनके पास में 90,000 शेयर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया, मतलब उन्होंने अपना अप्रूवल नहीं दिया। फाइन, आगे बोला है 10 मेंबर्स जिनके पास में 10,000 शेयर्स थे, दे अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग। अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग का मतलब है मीटिंग में तो आए बट वोटिंग नहीं किया, वोटिंग करने से मना कर दिया। ठीक है भाई, अब तुम्हें ये बताना है, एग्जामिन विद द रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन वेदर द स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी। क्या ये स्कीम को अप्रूवल मिल गया या नहीं मिला? अब तुम्हें याद होगा अपने पास में 2 कंडीशंस होती हैं, मेजॉरिटी इन नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू, यही होता है। ठीक है, अब तुम्हें इसको चेक करना है, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि मेजॉरिटी हो गया क्या। तो अब देखो कितने लोग आए हैं मीटिंग में, 200 मेंबर्स हैं होल्डिंग 5 लाख शेयर्स, 200 मेंबर और उनके पास में कितने शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स हैं, उन्होंने मीटिंग अटेंड किया। तो अभी हम क्या करें? क्या अभी हम डायरेक्टली 200 का मेजॉरिटी निकाल लें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो 200 लोग तो मीटिंग में आए हैं, लेकिन उसमें से आप ये चेक करो वोटिंग कितनों ने किया है, बिकॉज इसमें से देखो क्या है, 70 जो है इन्होंने तो क्या बोला है? यस, है ना, और 120 जो है इन्होंने क्या बोला है? नो। 70 ने क्या बोला है? यस, और 120 ने क्या बोला है? नो। ये तो 190 हुए ना, 10 लोग कहाँ गए? 10 लोग गिरे, 10 लोग गिरे। इन 10 लोगों ने क्या किया है? एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। इन 10 लोगों ने क्या किया है? एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। दैट मीन्स इन लोगों ने वोट ही नहीं किया है। तो जिन लोगों ने वोट नहीं किया है हम उसको काउंट भी नहीं करेंगे, जिन लोगों ने वोटिंग करी है ना उनमें से ही हम काउंट करते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने लेना है? 190, और 190 का आपको चेक करना है कि मेजॉरिटी लोगों ने हाँ बोल दिया क्या। समझ आई बात? तो बेसिकली हमें 200 से कैलकुलेशन करना है क्या? नहीं, हमें जो अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग है ना उसको हटा देना होता है, क्योंकि वो मीटिंग में आए हैं बट वो फिर भी वोटिंग नहीं कर रहे, तो हमें उनको काउंट नहीं करना, हमें उनको काउंट करना है जिन्होंने एक्चुअली वोट किया है, चाहे फॉर में चाहे अगेंस्ट में। तो टोटल 190 लोगों ने क्या किया है? वोट किया है। ठीक है, अभी अगर आप 190 का 50% निकालोगे तो 95 आ जाएगा। इसका मतलब 95 से ज्यादा लोग हाँ बोलने चाहिए। इसका मतलब 96 और मोर हाँ बोलते, तब जाके हम कहते कि अप्रूवल मिलता स्कीम को। बट तुम खुद देखो यहाँ पे कितनों ने अप्रूवल दिया है? सिर्फ 70। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो हमारी यहीं पर ही जो है वो प्रूव नहीं हुई, मतलब हमें 96 या उससे ज्यादा लोग चाहिए थे जो कि यस बोलने चाहिए थे, बट यहाँ पे 70 ने यस बोला है। तो इसका मतलब स्ट्रेट अवे अपना आंसर नो हो जाएगा कि स्कीम अप्रूव नहीं हुई है। पर एक बार हमें 2 चीज देखनी है ना, मतलब एक तो हमें मेजोरिटी नंबर देखना है और एक हमें 3/4 इन वैल्यू भी तो देखना है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर नो ही रहेगा, बट ठीक है, एक बार आपको प्रोविजन पूरा जो आप लिखोगे और जो आप कंक्लूजन लिखोगे तो उसमें आप दोनों समझाओगे, इसीलिए उसको भी देख के उसको भी लिख कर तो आना ही है ना, बिकॉज देखो हमें तो 7 मार्क क्वेश्चन आंसर करना है, तो इतना सा बस नो लिख के तो हम आंसर नहीं लिख कर आ सकते। ठीक है, अच्छा तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 70 मेंबर्स हैं उनके पास में कितना है? 4 लाख। ठीक है, और जो 120 मेंबर्स हैं उनके पास कितना है? 90,000 बेसिकली। तो ये टोटल यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्या 3/4 इन वैल्यू भी अप्रूव हुआ है, 3/4 इन वैल्यू भी अप्रूव नहीं हुआ। पहले एक बार देखो हम यहाँ पे रीड करते हैं स्टार्टिंग से। देखो सबसे पहले तो आपको प्रोविजन लिखना है, सबसे पहले तो आपको प्रोविजन लिखना है कि जो स्कीम है टू बी पास विद मेजॉरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। ठीक है, कैसे भी, चाहे प्रेजेंट एंड वोटिंग इन पर्सन और प्रॉक्सी, वो पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। फिर इसने आपको बताया मेजॉरिटी ड्यूअल है, इन नंबर भी है इन वैल्यू भी है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दोनों चेक करना होगा। अब जो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, मेजॉरिटी वाला, मेजॉरिटी नंबर वाला, तो क्या बोला है? 200 मेंबर्स आए हैं बट ओनली 190 मेंबर्स है जिन्होंने की मीटिंग में वोट किया है, 70 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया है। ठीक है,
और बाकी जितने भी हैं कितने थे, और 120 उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया। ठीक है, तो वो आप पूरा यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्या बोला, क्योंकि 190 का 50% कितना होता है 95, तो हमें कितना चाहिए 96 और मोर चाहिए, है ना। तो इन लोगों का हाँ बोलना जरूरी था, बट क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, नहीं। तो ये अपना हो गया फर्स्ट कंडीशन। अब हम चलते हैं किस पे, सेकेंड कंडीशन पे। ठीक है, अब देखो सेकेंड कंडीशन चेक करने के लिए कितने लोग थे, 70 ने यस बोला है। देखो 70 वालों के पास कितने शेयर्स हैं, 4 लाख। 70 वालों के पास में, एक सेकेंड मैं इसको हटाई देती हूँ सारा। 70 वालों के पास में कितने शेयर्स हैं, देखो 70 जो मेंबर्स हैं उनके पास शेयर्स हैं 4 लाख। ठीक है, तो ये 4 लाख हो गया, और जो 120 मेंबर्स हैं इनके पास कितने शेयर्स हैं 90,000। तो अभी टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4,90,000। टोटल कितने हो गए 4,90,000। अभी आपको 4,90,000 का कितना कैलकुलेट करना होगा, 75% आपको कैलकुलेट करना होगा और चेक करना होगा बेसिकली कि 4,90,000 का 75% जो है, जितना भी वैल्यू आपका आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें अगर वोटिंग फॉर वाला देखना है तो वो उस वैल्यू से ज्यादा ही होना चाहिए। अब देखो कैलकुलेट आप करो एक बार। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 190 मेंबर्स है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके पास कितने हैं 490, और अगर हम इसका 3/4 कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करके देखना, 3/4 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो वो कितना आ रहा है 3,67,500। ठीक है, अच्छा अब तुम देखो इसका 3/4 इतना आ रहा है, इसका 3/4 इतना आ रहा है, बट एक्चुअली जिन लोगों ने वोटेड फॉर किया है उनके पास तो 4 लाख था, उनके पास तो 4 लाख था। दैट मीन्स 3,67,500 होना चाहिए था। 75% इतना आ रहा है, उनके पास तो ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अपनी ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई ना, अपनी ये वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, क्योंकि उनके पास में जितने शेयर्स हैं उस अकॉर्डिंग 75% से तो ज्यादा ही उनके पास में। 75% तो इतना आ रहा है, उनके पास तो 4 लाख है। लेकिन सेकंड कंडीशन पूरी होने से क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, 96 और मोर मेंबर्स तो नहीं हुए। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सिंपली क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपली ये कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है। अगर आपकी एक ही कंडीशन पूरी हो रही है तो दैट मीन्स आपका अप्रूवल नहीं मिला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, whether the scheme was approved by requisite majority, no। इसका आंसर आ जाएगा नो, अप्रूव नहीं हुई। ठीक है, देखो क्या बोला, द स्कीम, देखो यहाँ पे बोल दिया इसने कि रिप्रेजेंटिंग 3/4 वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड और 3/4 वैल्यू वाली कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो स्कीम है इट इज नॉट अप्रूव, क्योंकि नंबर में सेटिस्फाइड नहीं हुई पर वैल्यू में सेटिस्फाइड हो रही है, बट नंबर में भी होनी जरूरी थी, है ना। एज द वैल्यू, सॉरी, वैल्यू ऑफ शेयर्स इज सिग्निफिकेंटली मोर, ऑब्वियस सी बात है। नंबर ऑफ मेंबर वोटिंग इन फेवर डू नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ मेंबर्स वोटिंग अगेंस्ट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अप्रूवल नहीं मिला। तो आपको दो काम करने हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया ही है। ठीक है, आपको दो काम करने हैं, आपको दोनों चेक करना है, मेजोरिटी नंबर भी चेक करना है और 3/4 इन वैल्यू भी चेक करना है। ठीक है, दोनों पूरी हो रही है तो यस लिख देना, दोनों में से एक पूरी हो रही है तो नो लिख देना, दोनों ही पूरी नहीं हो रही है तो नो लिख देना, बाय डिफॉल्ट सी बात है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे। देखो अच्छा, लॉ के एग्जाम में मैंने आपको इसीलिए बोला है क्लास में भी काफी बार, कैलकुलेटर लेके जाना। अब मान लो ऐसे आपके क्वेश्चंस आ गए, तो अभी आप वहां पे ये 75% कैलकुलेट करना है। कभी मान लो कुछ और फिगर आ गया, अपने काफी सारे जो क्वेश्चंस आते हैं CSR वगैरह वाले सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 जो अपना है इन्वेस्टमेंट एंड लोन, तो बहुत जगह पे आपको लॉ में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो वहां पे ये मत सोचना कि इतना तो हम अपने हाथ से कैलकुलेट कर लेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है, लॉ के एग्जाम में भी कैलकुलेटर लेके जाना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। इसके बाद देखो क्या बोला है, डज द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या जो अपनी स्कीम है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की भी जरूरत है क्या। देखो हमने क्या पढ़ा है, मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए। तुम्हें याद होगा जब भी हम पढ़ते हैं ये सेक्शन, हम पढ़ते हैं हमें मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए। मेंबर में तो दोनों आता है ना, इक्विटी भी आता है प्रेफरेंस भी आता है, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट सी बात है मेंबर वर्ड यूज हो रहा है, तो वहां पे दोनों की अप्रूवल चाहिए, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ठीक है, द टर्म मेंबर इंक्लूड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आल्सो, तो उनके भी राइट्स वगैरह अफेक्ट हो ही सकते हैं ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर अ क्लास ऑफ मेंबर्स एंड देयर राइट्स मे बी अफेक्टेड डिफरेंटली इन द प्रपोज स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, इसीलिए उनका अप्रूवल भी चाहिए।
इफ द कोर्ट डायरेक्ट सेपरेट मीटिंग ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर, अगर कोर्ट ने बोला है कि दोनों की अलग अलग मीटिंग रखो, तो स्कीम शुड बी अप्रूव बाय रिक्विजिट मेजॉरिटी इन बोथ मीटिंग्स हेल्ड एज पर डायरेक्शंस ऑफ। अगर कोर्ट बोलते दोनों की अलग अलग मीटिंग रखो, तो उस अकॉर्डिंग हमें अलग अलग मीटिंग्स करना होगा, वरना एक ही मीटिंग में भी हो सकता है। चलो, तो ये बेसिकली अपने सारे सीएमए के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस यहाँ पे हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद में हम चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। देखो, सबसे पहले आपका क्या क्वेश्चन बोला है, द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आर यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। इसका मतलब क्या बोला कि जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के सेक्शंस हैं वो सारी कंपनीज के ऊपर सेम टू सेम अप्लाई होते हैं क्या? अब देखो, सबके ऊपर सेम अप्लाई होते हैं, लेकिन हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 233, अगर आपको याद हो, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था फास्ट ट्रैक मर्जर, याद आया, जिसमें छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनीज, होल्डिंग एंड होली ओन, ठीक है, स्टार्टअप्स, स्मॉल कंपनी विद स्टार्टअप्स। तो ये जो कंपनीज होती हैं इनके लिए फास्ट ट्रैक मर्जर सेक्शन 233 में प्रोसेस गिवन है। इसके अलावा बाकी सारे कंपनीज के लिए सेम प्रोसेस है, तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है। देखो क्या बोला है, सेक्शन 230 से लेकर 240 जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं यूनिफॉर्मली, एक्सेप्ट सेक्शन 233 विच कवर्स सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर मर्जर अमालगमेशन ऑफ, किस किस के लिए, 2 or more स्मॉल कंपनी, होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनी, अदर प्रिस्क्राइब कंपनीज में कौन कौन से आते हैं, 2 or more स्टार्टअप्स एंड 1 or more स्मॉल कंपनी विद 1 or more स्टार्टअप। तो 233 वालों को छोड़ के बाकी सब पे सेम एप्लीकेबल है। चलो नेक्स्ट, एक कंपनी है यूनिकॉर्न रबर शीट्स लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड किंगडम, यूके, फॉरेन कंपनी हो गई, ठीक है। Artha Rubber Companies, Rubber Sheets Manufacturing and Trading Limited is an Indian company incorporated under Companies Act, ठीक है। एक कंपनी यूके की है और एक कंपनी अपने इंडिया की है, करेक्ट। इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है, और दोनों कंपनीज के अमालगमेशन की बात चली, अमालगमेशन ऑफ द इंग्लिश कंपनी विद द इंडियन कंपनी, ठीक है भाई। इसके बाद क्या बोला, जो सीएफओ है इंडियन कंपनी का, उसका ये ओपिनियन है कंपनी जिनका अमालगमेशन हो रहा है मस्ट बी कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड देयरफॉर अमालगमेशन विद द कंपनी आउटसाइड इंडिया इज नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहा है ये कि जो सीएफओ है कंपनी का बेवकूफ है, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या बोल रहा है कि भाई इंडियन कंपनी का इंडियन कंपनी के साथ ही मर्जर अमालगमेशन होना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी बाहर की है इंडिया के, तो इंडियन कंपनी का उस वाले कंपनी के साथ में अमालगमेशन नहीं हो सकता। हमने सेक्शन 234 पढ़ा है ना, जहां पर हमने बात करी है ना कि भाई एक इंडियन कंपनी एक फॉरेन कंपनी के साथ में अमालगमेट हो सकती है, और आपको ये भी याद होगा ये वाली फॉरेन कंपनी ऐसी है जो कि इनकॉर्पोरेट तो है इंडिया के बाहर और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो चाहे नहीं हो चलेगा, तो हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन 234 के अकॉर्डिंग पॉसिबल है, तो सीएफओ ऑब्वियस सी बात है कि गलत है। चलो, आपको बताना है कि क्या सीएफओ सही है या गलत है, गलत है बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले सेक्शन 234 को एक्सप्लेन कर देना है कि भाई एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी के साथ में मर्ज हो सकती है, कैसे, वही सेम प्रोविजन मान लो, बस आपको याद होगा आरबीआई का प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है, ठीक है, और जो भी रूल्स वगैरह हैं सीजी के वो मानने होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, जो भी ट्रांसफरी कंपनी है, उसको कुछ 2-3 बातें मेक श्योर करनी है। जैसे हमने बात की थी कि जो वैल्यूएशन है वो कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स करेंगे, ठीक है, valuers who are members of recognized professional body in the jurisdiction of transferee company। अब जो भी ट्रांसफरी कंपनी है ना, हमने पढ़ा है ना, एक होती है ट्रांसफरर, एक होती है ट्रांसफरी, ठीक है। जैसे मान लो A + B मिलकर B बनी, तो B कौन सी हो गई, ट्रांसफरी, और A कौन सी हो गई, ट्रांसफरर, ठीक है। तो जो B कंपनी है, जैसे मान लो वो इंडिया की कंपनी है, तो अभी इंडिया वाली कंपनी है B, तो हम इस केस में क्या बोलेंगे कि जो भी ट्रांसफरी है मतलब इंडिया वाली कंपनी है, उसको इंडिया वाले जो रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर्स की बॉडी है, ठीक है, उससे वैल्यूएशन करवाना है। मान लो बी फॉरेन वाली कंपनी होती तो हमें किससे करवाना होता, फॉरेन वाली रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के वैल्यूअर्स से। सब कुछ हमने पढ़ रखा है क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, वैल्यूएशन इज इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑन अकाउंटिंग एंड डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद एप्लीकेशन टू आरबीआई फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल, ठीक है। मतलब हो सकता है ना इंडियन कंपनी का फॉरेन कंपनी के साथ में, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन 10 क्या बोला है, एक कंपनी है अपनी मर्करी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है लॉस एंजलिस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेकन अ डिसीजन टू मर्ज मर्करी
विद मार्स। अगेन सिमिलर सा क्वेश्चन है, एक कंपनी यूएस की है, ठीक है, और दूसरी कंपनी क्या बोला कि हम उसको एक मर्ज करना चाहते हैं मार्स लिमिटेड के साथ में, जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ नहीं करना है, पूरा आपको क्या कर देना है, सेक्शन 234 को एलैबोरेट कर देना है। अभी जो हमने ऊपर बात करी है, ठीक है, बस इसको और डिटेल में आपको एलैबोरेट कर देना है। मैं इसको रीड नहीं कर रही हूँ, इसको आपको होमवर्क में अपने लेवल पे रीड करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 234 लिख के आ जाना है एज इट इज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है, कुछ बड़ा क्वेश्चन आ गया। एक कंपनी है अपने पास में PQR लिमिटेड, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, किस बिजनेस में है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है, 5 स्टार होटल है बेसिकली। चलो ठीक है। नाउ ड्यू टू करंट पेंडेमिक सिचुएशन, बेसिकली कोविड के टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, उस टाइम पे। तो ड्यू टू करंट पेंडेमिक सिचुएशन एंड फ्रीक्वेंट लॉकडाउन वगैरह लग रहे थे, अगर आपको याद हो, बिजनेस वाज इन अ बैड शेप एंड दे आर ऑन अ वर्ज ऑफ लिक्विडेशन ड्यू टू ड्रास्टिक फॉल इन द नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऑब्वियसली बात है, उस टाइम पे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन वगैरह हो रहे हैं, कस्टमर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, ऑर्डर वगैरह कम मिल रहे हैं, नॉन हैपनिंग ऑफ बैंक्वेट इवेंट्स वगैरह नहीं हो रहे, रूम्स वगैरह कम फिल हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब प्रॉब्लम्स थी। मैनेजमेंट प्रपोज वन लास्ट अरेंजमेंट between the vendors and the company wherein annual maintenance contract vendors only creditors for the company need to let go 50% of the rate mentioned in the contract। क्या बोला भाई, कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो इस केस में जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसने क्या बोला कि भाई हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, किसके साथ में, कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ में, कि भाई वो लोग 50% जो फीस है उनकी, या हम कह सकते हैं 50% जो रेट है वो माफ कर दें। तो बेसिकली ये लोग क्या चाह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट एज एन अरेंजमेंट कर लें, किसके साथ में, वेंडर कौन थे, कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ में। तो अरेंजमेंट की बातें चल रही है, जहां पे वो क्या बोलते हैं, 50% जो है ना रेट जो थी वो कम करते, 50% कम अमाउंट ले ले हमसे। अब इसकी वजह से कुछ वेंडर्स के जो है प्रोटेस्ट हो गए, ऐसे कैसे, एंड दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस अरेंजमेंट, ठीक है भाई। टोटल वैल्यू ऑफ AMC वेंडर्स अमाउंट्स टू ₹15 करोड़। क्या बोला, बेसिकली जो कुछ वेंडर थे उनको प्रॉब्लम थी, टोटल वेंडर जो उनकी वैल्यू थी ना, टोटल डेट हम कह सकते हैं, तो उनकी कितनी वैल्यू थी, उनकी वैल्यू थी ₹15 करोड़। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी वैल्यू कितनी है, ₹80 लाख। टोटल वैल्यू कितनी है वेंडर्स की मिलाकर जो कॉन्ट्रैक्ट में, 15 करोड़, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी कितनी वैल्यू है, 80 लाख। अभी आपको ये बताना है कि क्या कंपनी जो है वो प्रोसीड कर सकती है क्या विद द अरेंजमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोटेस्ट फ्रॉम फ्यू वेंडर्स। अब देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एज सच किसी सेक्शन का रेफरेंस नहीं दिया है, तो आपको खुद से दिमाग लगाना है कि अरेंजमेंट की बातें कर रहा है। यहाँ पर हमें दो चीजें ढूंढनी है, पहला अरेंजमेंट जो हमने यहाँ पे बात की थी, ये रहा अरेंजमेंट, और दूसरी चीज किसके साथ में हो रहा है वो अरेंजमेंट हो रहा है विद द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो आपको ये खुद से दिमाग लगाना होगा कि अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये अपना सेक्शन 230 में से आया है, ये अपना कहां से आया है, ये अपना सेक्शन 230 में से आया है। अब आप याद करो, हमने पढ़ा था कि क्या कोई लोग, पहली बात तो हमें वही अप्रूवल चाहिए जो हमने ऊपर पढ़ा, मेजॉरिटी इन नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू, ठीक है, वो तो हमें चाहिए। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि यार कुछ कुछ लोग जो है ना, उनको अगर प्रॉब्लम है तो वो अपने ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, जैसा अगर यहाँ पे अपन बात करें क्रेडिटर्स की, तो जो भी अपने कौन है, क्रेडिटर्स, जिनके पास में 5% डेट है, टोटल डेट का 5% डेट है, वो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो चाहें तो। लेकिन उनके ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद ट्राइब्यूनल चेक कर लेगा, और अगर मान लो रिक्विजिट मेजॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता है और ट्राइब्यूनल भी अप्रूवल दे देता है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, बट वो ऑब्जेक्शन एक बार रेज कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल उनके ऑब्जेक्शन को कंसिडर कर लेगा। ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, बस आपको यही लिखना है इस सेक्शन में। देखो इस क्वेश्चन में, सॉरी, देखो क्या बोला है, वही सेक्शन 230 आपका आ जाएगा। पहले तो आप पूरा एक्सप्लेन कर लो सेक्शन 230 को, ठीक है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में क्या बोला है कि भाई कंपनी एप्लीकेशन लगाएगी ट्राइब्यूनल को, मीटिंग वगैरह बुलाया जाएगा, नोटिस जिनको भी दिया गया है, मेंबर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, वो आके वोट करेंगे, पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एनी ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड बाय पर्सन्स नॉट होल्डिंग
अब हमने यहाँ पे 2 पढ़ी थी लिमिट। अब अभी क्योंकि अपना क्वेश्चन कौन सा वाला है, क्रेडिटर्स वाला, तो मैंने आपको वही बताया था। देखो मेंबर्स का क्या है, नॉट होल्डिंग लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग, ये मेंबर्स का हो गया। और अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट कौन सा, ये वाला, कि भाई कौन से लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, पर्संस हैविंग आउटस्टैंडिंग डेट्स अमाउंटिंग टू नॉट लेस देन 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट्स, यानी कि जितना टोटल डेट है, ठीक है, और जितने लोगों के पास में उसका मिनिमम 5% है, उतने लोग क्या कर सकते हैं, उतने लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अब देखो ऊपर हमने पढ़ा था कितना है टोटल डेट, 15 करोड़, और 15 करोड़ का अगर आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 75 लाख, ठीक है। और इनके पास कितना है, इनके पास में 80 लाख है। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्शन तो रेज कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर मेजोरिटी अप्रूवल मिल गया और अगर ट्राइब्यूनल ने हाँ बोल दिया, तब फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो here the total outstanding amount of vendors is 15 करोड़, 5% है 75 लाख, और PQR के पास में कितना है, 80 लाख है, तो 5% से तो ज्यादा ही है उनके पास में, तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मीटिंग अगर होती है, मेजोरिटी ने अगर हाँ बोल दिया, पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि भाई जैसे यहाँ पे तो हमें एज सच ये चीज गिवन नहीं है, देखो क्वेश्चन में कि कितने लोगों ने हाँ बोला है ना, ये कुछ भी नहीं गिवन है, तो ये हम अपने अजम्पशन पे लिख रहे हैं कि भाई टोटल 15 करोड़ है। अब 15 करोड़ का अगर आप निकाल लेते हो वैल्यू, तो वही आपको निकालना होगा कि भाई 3/4 इन वैल्यू, वो सारी चीजें, तो ये सब चीजें इसने आपको कैलकुलेट करके बताई हैं बस। तो मेजोरिटी ऑफ पर्संस रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू। अब ये आप नहीं भी समझाओगे यहाँ पे तो भी चल जाएगा, और लिख देते हो तो अच्छी बात है ना। हेयर 3/4 ऑफ रुपीज 15 करोड़ इज 11 करोड़ 25 lakhs। एग्री टू द कॉम्प्रोमाइज एंड इफ इट इज सैंक्शन बाय द ट्राइब्यूनल द सेम शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड द क्रेडिटर्स। यानी अगर मेजोरिटी का अप्रूवल और ट्राइब्यूनल का अप्रूवल आ गया, तब फिर सबको मानना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है उनको भी मानना पड़ेगा। तो हेंस PQR can go forward with the arrangement of 50% payment to the vendors irrespective of the protest from few vendors, ठीक है। तो वो कर सकते हैं क्या, वो बिल्कुल कर सकते हैं अरेंजमेंट, नो मैटर कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नो मैटर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलो अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को होमवर्क लिख लो। मैंने आपको अभी ऊपर जो एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन करवाया, मीटिंग में कितने लोग आए हैं, इतनों ने वोट किया फॉर, इतनों ने वोट किया अगेंस्ट, देखो वो सब कुछ गिवन है ना। 2,40,000 ने वोट किया इन फेवर, 200 ने वोट किया अगेंस्ट द स्कीम, 150 ने अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। बताओ, होमवर्क है, अपने लेवल पे इसको करना है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 13। देखो क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड amalgamated in XYZ Limited, ठीक है। Some workers of ABC Limited refuse to join as workers of XYZ Limited and claim compensation for premature termination of service। देखो क्या बोला, दो कंपनीज है, एबीसी जो है वो अमेलगमेट हो गई, मर्ज हो गई किसमें, XYZ में। अब एबीसी मर्ज हो गए अगर, तो हमें पता है ना एबीसी के सारे प्रॉपर्टीज, असेट्स, लाइबिलिटीज, केसेस, ये सब ट्रांसफर होते हैं टू XYZ, है ना। अब इसके जो एबीसी के कुछ एम्प्लॉयज हैं, एबीसी के कुछ एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने बोला कि हम ट्रांसफर नहीं होंगे, हमें नहीं ज्वाइन करना है XYZ, और तुम हमें एबीसी से, ऑब्वियस सी बात है एबीसी खत्म हो गई तो हमें तो निकलना ही पड़ेगा, तो हमारा टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गई। जैसे लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है, 3 साल के बाद ही अमेलगमेशन हो गया तो उनको छोड़ के जाना पड़ा, और वो ये बोल रहे हैं कि हम XYZ में नहीं जाएंगे तो तुम हमें कॉम्पनसेशन दो, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला एम्प्लॉयज ऑफ एबीसी ने, ओके। XYZ Limited resist the claim on the ground that their services are transferred to XYZ। XYZ क्या बोल रहा है कि हम तुम्हें किस बात की कॉम्पनसेशन देंगे, हम तुम्हें हमारी कंपनी में कंटिन्यू करवा रहे हैं ना, हम तुम्हें बोल रहे हैं ना कि हमारी कंपनी में आ जाओ, देयरफॉर वर्कर्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए और वर्कर्स शुड नॉट क्लेम फॉर एनी कॉम्पनसेशन, ऐसा XYZ बोलता है, ओके। अब तुम्हें बताना है कि क्या ये सही है क्या। देखो बेसिकली ऐसा होता है कि सब ट्रांसफर होता है ना, असेट्स, लाइबिलिटीज, जो भी केसेस वगैरह है वो सब कुछ ट्रांसफर होता है। हमने बात की थी एम्प्लॉयज भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली बाकी सब चीजें, फिजिकल असेट्स वगैरह ये सब कुछ है, बट जो ये एम्प्लॉयज वगैरह हैं इनको आप ऐसे उठाकर नहीं रख सकते हो कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आपको याद हो अगर हमने सेक्शन 232 में जो कंडीशंस पढ़ी थी, है ना, उसमें हमने ये भी बात पढ़ी थी कि भाई जो लोग डिसेंटिंग है, जिनको प्रॉब्लम है
ठीक है, या जो भी नहीं जाना चाहते हैं या वट एवर जो भी केस है, तो ट्राइब्यूनल उनके लिए अरेंजमेंट्स कर सकता है, ठीक है, कि उनको कैसे डील किया जाए। तो बेसिकली इनके कंसेंट के बिना हम जबरदस्ती इनको कंटिन्यू करने के लिए नहीं बोल सकते हैं। तो ट्राइब्यूनल अरेंजमेंट करवाएगा प्रॉपर, तो आप इनको फोर्स नहीं कर सकते हो बेसिकली, ठीक है, इनको जाना है अपनी मर्जी तो वो चले जाएंगे, बट आप इनको फोर्स नहीं कर सकते हो। तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखो क्या बोला कि जो सेक्शन 232 में ऑर्डर आता है, सब कुछ ट्रांसफर होता है, प्रॉपर्टी, राइट्स, लाइबिलिटीज टू अनदर, डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल सर्विस। बेसिकली एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल सर्विस होते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो वर्कर्स आर नॉट फर्नीचर, एक केस लॉ भी आया था जहां पे बोला गया था कि आप वर्कर्स को ऐसे फर्नीचर के जैसे उठा के नहीं रख सकते कि सेट को उठाया रख दिया, मशीन उठाई रख दी, वैसे वर्कर्स को उठाया इस कंपनी से और वहां पर रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर कंसेंट, उनके कंसेंट चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि ट्राइब्यूनल में बाय ऑर्डर मेक अ प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑफ द ट्रांसफर कंपनी एंड द ट्रांसफरी कंपनी। बेसिकली ट्राइब्यूनल एक प्रोविजन बना सकता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है, ट्राइब्यूनल डिसाइड कर सकता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए कंसिडर करके सब सिचुएशंस को। तो प्रोविजन शैल आल्सो बी मेड फॉर एनी पर्सन हु डिसेंट फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज, और हमने ये वाला पॉइंट भी पढ़ा था, जिन लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है उनके साथ कैसे डील किया जाएगा उसके लिए भी ट्राइब्यूनल प्रोविजंस बनाएगा। तो इसीलिए वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज एंड देयर सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर कंसेंट। ट्राइब्यूनल में बाय ऑर्डर सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज या वर्कर्स। तो ट्राइब्यूनल उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है, बोल सकता है कि इनको ठीक है नहीं जाना है तो कॉम्पनसेशन दे दो, या जो भी है वो ट्राइब्यूनल अपने अकॉर्डिंग कर लेगा, फोर्सफुली कुछ भी नहीं हो सकता, तो वर्कर्स जीत जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है। कंपनी वांट्स टू मेक एप्लीकेशन फॉर मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी अंडर सेक्शन 232। एबीसी लिमिटेड होली ओन्ड है सब्सिडरी कंपनी किसकी, XYZ की, और कंपनी चाहती है कि वो होल्डिंग और जो होली और सब्सिडरी का मर्जर है वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग हो, सेक्शन 232 के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। नाउ जो कंपनी सेक्रेटरी है ना XYZ का, उसका क्या ओपिनियन है, उसका ये ओपिनियन है कि जो कंपनी है कैन नॉट अप्लाई फॉर मर्जर एज पर सेक्शन 232। वो क्या बोल रहा है कि जो कंपनी है वो 232 के अकॉर्डिंग मर्जर नहीं कर सकती है, उसे मर्जर करना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 233, दैट इज फास्ट ट्रैक मर्जर। अब बताओ, देखो बेसिकली क्योंकि कौन सी कंपनी है, होली ओन्ड सब्सिडरी और एक होल्डिंग कंपनी, तो हमें पता है, हमने पढ़ा है अभी ऊपर कि होल्डिंग और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी जो होती है 233 में फास्ट ट्रैक मर्जर का इनके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब सीएस क्या बोल रहा है इनको कि तुम्हें कंपलसरी 233 में ही जाना पड़ेगा फास्ट ट्रैक मर्जर में, और एक कंपनीज क्या चाहती है कि नहीं हमें तो प्रॉपर जो सेक्शन 232 है हम उसी में ही जाएं, उसी के अकॉर्डिंग ही हम मर्जर करवाएं। सीएस बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए कंपलसरी है 233। देखो बेसिकली जो अपना सेक्शन 233 है वो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं कि आप फास्ट ट्रैक करवा सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 232 में जाना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो क्या बोला है कि पहले तो आपको पूरा जो सेक्शन 233 है उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि जो फास्ट ट्रैक मर्जर वाले प्रोविजंस हैं वो ऑप्शनल हैं और कंपल्सन नहीं है, तो अगर कोई कंपनी 232 के अकॉर्डिंग भी करना चाहती है मर्जर तो वो कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए सीएस की गलती है एंड इट इज नॉट वैलिड, अगर हम उसको फोर्स करेंगे तो वो वैलिड नहीं है। कंपनी के पास ऑप्शन है टू चूज बिटवीन नॉर्मल प्रोसेस एंड फास्ट ट्रैक मर्जर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एबीसी लिमिटेड है एक कंपनी जो कि ट्रांसफरी कंपनी है, उसने डिसाइड किया टू अक्वायर ट्रांसफरर कंपनी बाय अक्वायरिंग शेयर्स वाया टेक ओवर अंडर सेक्शन 235। सेक्शन 235 के अंडर उन्होंने अक्वायर करने के बारे में सोचा, ओके। नाउ कंपनी ने एक स्कीम प्रिपेयर करी जिसमें ऑफर वाज मेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, कि एक स्कीम प्रिपेयर करी जहां पे जो बी लिमिटेड है उसके शेयर होल्डर्स को क्या किया गया, ऑफर दिया गया। ऑफर कब दिया गया, 1 अगस्त 2019। ऑफर रिमेन्ड ओपन फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। आपको पूरा सेक्शन 235 याद होना चाहिए, तब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इजीली। नाउ सच ऑफर वाज अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स हैविंग 92% वैल्यू। याद करो कोई भी कंपनी अगर किसी दूसरी कंपनी को बेसिकली
टेक ओवर वगैरह करने के लिए बोलती है तो उसमें 90% अगर वैल्यू वाले लोग 4 महीने के अंदर अंदर स्कीम को अप्रूव कर देते हैं तो उसकी ऑब्लिगेशन आ जाती है कि रिमेनिंग जो लोग बचे हुए हैं ना, उनको भी वो क्या दे, ऑफर दे कि वो उनके भी शेयर्स परचेज करना चाहती है। याद आ गया? तो वही यहाँ पे आ जाएगा। सब्सिक्वेंटली उसने नोटिस दिया टू द रिमेनिंग शेयर होल्डर्स दैट इट डिजायर्स टू अक्वायर देयर शेयर्स आल्सो। वो नोटिस उसको कब दिया? 5 जनवरी 2019 को दिया। ठीक है, चलो एक सेकेंड, ये ईयर्स में गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे 2020 आ जाएगा। ओके, आगे आ जाओ। सर्टेन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्राइब्यूनल दैट द एक्विजिशन ऑफ देयर शेयर शुड नॉट बी परमिटेड। कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन लगाया ट्राइब्यूनल को कि ये जो एक्विजिशन कर रही है ए लिमिटेड, ये सही नहीं है। सच एप्लीकेशन वाज डिसमिस्ड बाय द ट्राइब्यूनल, हेंस ए लिमिटेड acquired the shares of 5% of dissenting shareholders out of balance 8%। क्या बोला? जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि भाई हम अपने शेयर्स बेचना नहीं चाहते हैं, ये गलत है, बट ट्राइब्यूनल ने उनकी अप्रूवल, सॉरी, जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया। और बेसिकली जो यहाँ पे कंपनी थी उसने क्या किया, जो 8%, देखो क्योंकि 92% ने तो पहले ही अपने शेयर सेल कर दिए थे, बाकी बचे 8%। इस 8% में से रिमेनिंग 5% के शेयर्स अभी किसने अक्वायर कर लिए? अक्वायर कर लिए यहाँ पे ए लिमिटेड ने। ठीक है, और जो 3% शेयर होल्डर्स के पास में अभी तक भी खुद के पास में था, वो उस कंपनी ने अक्वायर नहीं किया। अब आपको बताना है कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है। देखो क्या है इसमें, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 235। तो सबसे पहले क्या बोला कि जो स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है, बेसिकली, तो अगर वो जो अप्रूवल है वो मिल जाता है कितने शेयर होल्डर्स का? नॉट लेस देन 90% इन वैल्यू। तो उसके बाद में जो कंपनी होती है वो क्या करती है? बेसिकली अपनी डिजायर एक्सप्रेस करती है टू अक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स इन 2 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड 4 months। ठीक है, हमने सब कुछ पढ़ा है कि 90% वालों को हम ऑफर दे रहे हैं। 90% वालों का अगर अप्रूवल मिल गया 4 महीने के अंदर अंदर, तो अगले 2 महीने में, मतलब 4 महीने में अप्रूवल मिल गया उनका, उसके बाद के अगले 2 महीने में हम रिमेनिंग जो बचे हुए लोग हैं 10% वाले, उनको भी हम क्या देते हैं, जो है वो नोटिस देते हैं कि भाई हम आपके भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं, और ये देना कंपलसरी है, याद करो। ठीक है, तो द ट्रांसफरी कंपनी शेल बी एंटाइटल्ड एज वेल एज बाउंड, पावर भी है और लाइबिलिटी भी है कि खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर का। और आपको याद होगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स चाहें तो एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्राइब्यूनल को, है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है कि उनको अपने शेयर सेल नहीं करने हैं तो वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और अगर ट्राइब्यूनल उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है या वो एप्लीकेशन लगाते ही नहीं है, तो फिर ट्रांसफरी कंपनी बाउंड हो जाती है उनके शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे यही था, एप्लीकेशन तो लगाई थी लेकिन ट्राइब्यूनल ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसेंटिंग वालों की एप्लीकेशन को। तो इसीलिए ए लिमिटेड को कंपलसरी अक्वायर करने ही पड़ेंगे उनके सारे शेयर्स। अब यहाँ पर ए लिमिटेड ने क्या किया, पूरे 8% शेयर्स अक्वायर नहीं किए, उसको करने थे पूरे 8%, करने चाहिए थे, और उसने कितने किए? 5%। तो उसने नॉन कंप्लायंस करा है अभी तक भी, तो उसको पूरे 8% शेयर्स अक्वायर करने चाहिए, तो उसने ओनली 5% अक्वायर करे हैं। ठीक है, हेंस ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया, तो टेक ओवर इनवैलिड है, उसे पूरे के पूरे 8% अक्वायर करने चाहिए थे। ठीक है, सो ये अपना पूरा क्या हो गया, सेक्शन 235। मैंने आपको पूरा क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है सेक्शन 235, आई होप आपको याद आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क करो, एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा हमने ऊपर किया था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमने पहले ऊपर किया हुआ है सिमिलर क्वेश्चन, सेक्शन 237 का आपको यहाँ पे बताना है। अगेन वही जो गवर्नमेंट करती है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ये भी आपका होमवर्क है, आप कर सकते हो। और इसमें एक और चीज पूछी है, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी अभी हमने ऊपर बात की थी। अगेन होमवर्क है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वापस से नहीं करवा रही हूँ। ओके नेक्स्ट आ जाओ। At the meeting of members, a scheme of compromise and arrangement was approved by requisite majority. NCLT, after complying the provision, issued an order approving the scheme of compromise and arrangement. List out the matters to be provided in the order issued by NCLT. When shall the order be filed with ROC? देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक मीटिंग थी मेंबर्स की, ठीक है, और उसमें स्कीम वॉज अप्रूव बाय रिक्विजिट मेजोरिटी। ठीक है, मतलब मीटिंग हुई और जो स्कीम थी कॉम्प्रोमाइज की उसको अप्रूवल मिल गया। नाउ एनसीएलटी ने ऑर्डर इशू किया
और क्या बोला कि मैं स्कीम को क्या करता हूं, अप्रूव करता हूं। अब तुम्हें मैटर्स लिखने हैं जो कि उस ऑर्डर में एनसीएलटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली जो वो ऑर्डर्स पास करेगा एनसीएलटी, है ना, वो सारे ऑर्डर्स की आपको लिस्ट लिखनी है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। और क्या बोला कि हम वो ऑर्डर को कब फाइल करेंगे, आरओसी के पास। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद आ जाएगा। देखो हमने सब कुछ पढ़ रखा है कि भाई हम ऑप्शन देंगे, ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनका डिविडेंड अभी बाकी है कि उनको डिविडेंड चाहिए कैश में या उनको इक्विटी शेयर्स चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, वेरिएशन ऑफ राइट्स, ठीक है, इनकी जो भी एप्लीकेशंस वगैरह पेंडिंग है बीआईएफआर के सामने वो सब अबेट हो जाएंगी, एग्जिट ऑफर, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। तो ये सारे आपको ऑर्डर लिख देने हैं। इसके अलावा ये जो है वो 30 डेज में फाइल होंगे विद आरओसी। डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, जेन्युइन स्पेयर्स एंड एसेसरीज लिमिटेड हैज गॉट अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट एंड हैज लॉयल कस्टमर्स, ड्यू टू लोकल कंपटीशन इट्स टर्नओवर हैज गॉन डाउन। ठीक है, अब आपको पूरा डेटा दिया है कि जो उसका टर्नओवर है वो चला गया नीचे, लॉस हो गया उसका 2 करोड़ का, ये सेम ट्रेंड चल रहा है लॉस वाला, बहुत सारा उसका अनपेड ट्रेड क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, ये सब आपको पूरा डेटा दिया हुआ है। एंड देन अनपेड डिविडेंड भी हो गया, ठीक है, तो ये सब अनपेड अमाउंट है उसका। अब देखो इसके बाद में क्या बोला है, इवन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट पीरियड्स द कंपनी कंटिन्यूड इट्स बिजनेस, ठीक है, वन डायरेक्टर सजेस्टेड द मीटिंग दैट कंपनी कैन कॉम्प्रोमाइज और मेक अरेंजमेंट विद द क्रेडिटर्स। वही सेम चीज जैसे ऊपर अपनी आई थी ना कि भाई बहुत सारे लॉसेस, वो कोविड वाला एग्जाम्पल याद करो कि कोविड में प्रॉब्लम्स आ गई थी, वैसा ही कुछ है कि यहाँ पे भी लॉसेस हो रहे हैं, तो एक पर्सन ने बोला कि हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या अरेंजमेंट कर सकते हैं, किसके साथ में, कंपनी के क्रेडिटर्स के साथ में। नाउ मिस्टर मघेश चीफ अकाउंट्स ऑफिसर है, उसको हमने पूरी ड्यूटी दी है कि वो ये पूरा कॉम्प्रोमाइज वगैरह करवाएगा। एंड देन आपको बताना है कि किस तरीके से फॉर्मेलिटीज होंगी फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन एंड डिस्क्लोजर। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो आपको प्रोसेस है सेक्शन 230 वो लिख देना है एज इट इज, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो आपको पूरा लिख देना है। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, देन डिस्क्लोजर कौन कौन से, हमने सब कुछ पढ़ा है, सब डिस्क्लोजर हमें देना होता है ट्राइब्यूनल को बाय एफिडेविट, ये सब कुछ आपको पता है, आप रीड करोगे आपको याद आ जाएगा। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट है, एज अ पार्ट ऑफ अमेलगमेशन एक कंपनी है हर्षा लिमिटेड, उसने अक्वायर करे 90% ऑफ द इशूड कैपिटल ऑफ अनन्या लिमिटेड, ठीक है, हर्षा लिमिटेड ने 90% इशूड कैपिटल अक्वायर करा, किसका, अनन्या लिमिटेड का। द इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ अनन्या लिमिटेड इज 100 करोड़, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑफ अनन्या लिमिटेड 8 करोड़ आर हेल्ड बाय मिस्टर राजू। क्या बोला, बेसिकली एक कंपनी है हर्षा, उसने अक्वायर करा 90% कैपिटल अनन्या का, ठीक है। बेसिकली जो अनन्या है उसका कितना कैपिटल है, उसका कैपिटल है 100 करोड़, और उसमें से क्या बोला 90% जो है वो भी किसने ले लिया, हर्षा ने। इसका मतलब 90 करोड़ अभी किसके पास में है, हर्षा के पास है, ठीक है। रिमेनिंग जो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है अनन्या की, मतलब रिमेनिंग कितनी बची, 10 करोड़, रिमेनिंग कितनी बची, 10 करोड़। 10 करोड़ में से 8 करोड़ किसके पास में है, 10 करोड़ में से 8 करोड़ है मिस्टर राजू के पास में, ठीक है भाई। अब राजू सेटिस्फाइड नहीं था विद द अमाउंट डिसाइडेड और उसने नेगोशिएट किया फॉर अ हायर प्राइस। अभी याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई मान लो किसी को प्रॉब्लम है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है, वो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं नेगोशिएट कर सकता है कि भाई हमें प्राइस वगैरह जो है वो आप ज्यादा दो। बट वो नेगोशिएट कब कर सकता है, जब जो माइनॉरिटी वाला शेयर होल्डर है उसके पास 75% और मोर हो। वो नेगोशिएट कब कर सकता है, हमने एक नोट लिखा था एकदम एंड में, सेक्शन 236 के एकदम एंड में, याद करो हमने एक नोट लिखा था और उसमें हमने बात करी थी कि जिस भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का है ना, टोटल का नहीं, जिस भी शेयर होल्डर के पास में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का 75% या उससे ज्यादा होता है तो वो नेगोशिएट कर सकता है फॉर अ हायर प्राइस। तो यहाँ पे इसके पास देखो कितना है, पहले तो आप देखो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग कितनी है, 10 करोड़, तो 10 करोड़ का 75% कितना होगा, 7.5 करोड़। उसके पास कितना है, 8 करोड़। दैट मीन्स क्या वो नेगोशिएट कर सकता है, एब्सोल्युटली वो नेगोशिएट तो यहाँ पे कर ही सकता है, ओके। अब राजू वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड इसीलिए उसने नेगोशिएट किया फॉर अ हायर प्राइस, फाइन। एज अ रिजल्ट उसको एक्स्ट्रा अमाउंट मिल भी गया 10 लाख का, ठीक है भाई।
अदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने बोला कि राजू इज नॉट एंटाइटल्ड टू द एंटायर एक्स्ट्रा अमाउंट। ऑब्वियस सी बात है ना, बाकी जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो तो यही बोलेंगे कि भाई इसको अकेले को क्यों मिलेगा, इसको अकेले को नहीं मिल सकता। हमने पढ़ा है कि वो जो है ना नेगोशिएट वो बंदा कर रहा है, लेकिन वो जो अमाउंट मिलेगा वो सबको कैसे मिलेगा, प्रोराटा प्रोपोर्शनेट सारे माइनॉरिटी वालों को, तो उसको अकेले को नहीं मिलेगा। तो ये माइनॉरिटी वाले लोग सही बोल रहे हैं क्या, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं जो आपको बता रही हूँ वो नोट वाला हमने एक पॉइंट लिखा था कि भाई 75% अगर किसी के पास है ना शेयर होल्डर्स के पास में, तो वो नेगोशिएट वगैरह कर सकता है। ठीक है, एडिशनल कॉम्पनसेशन के लिए, और जो मेजोरिटी वाले हैं वो उनको शेयर होल्डिंग दे देंगे बेसिकली, सॉरी जो मेजोरिटी वाले हैं वो उनको एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन दे देंगे ऑन अ प्रोराटा बेसिस। किसको, माइनॉरिटी वालों को। अब यहाँ पे पूरा आपको फैक्ट्स एक्सप्लेन कर देने हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं था वो एक्सप्लेन कर देना है। बाकी सबने बोला कि उसको एंटायर एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए पूरे के पूरे राजू क्यों रखेगा, वो सबको कैसे मिलेंगे, प्रोराटा। तो कंक्लूजन में यही बोला, कंसिडरिंग द प्रोविजंस क्लेम मेड बाय अदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वैलिड है। राजू अकेला 10 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकता है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू ऑल द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। ठीक है, तो ये सेक्शन 236 में हम लोग पढ़ते हैं, एक पॉइंट आता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, कॉटन यार्न लिमिटेड, कंट्री कॉटन ब्लॉसम लिमिटेड, दो लिस्टेड कंपनीज हैं, दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, इनका शेयर प्राइस भी कम हो चुका है। सब्सटैंशियल जो पोर्शन है वो किसके पास में है, सीजी के पास में है, एज वेल एज पीएफआई के पास में है। नाउ सीजी ने बोला अमालगमेट कर दो, अगेन सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में करना है। क्या बोला है सीजी ने, अमालगमेशन के लिए बोला है। ठीक है, पूरा आपको सेक्शन 237 एक्सप्लेन कर देना है। ओके, देखो अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, in a scheme of reconstruction by MNC listed in India, the company wanted the minority shareholders to get out of the company by selling their shares back to the promoters at a price determined by the promoters। अब देखो क्या बोला, एक स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन की, ठीक है, जिसमें एक एमएनसी है जो कि इंडिया में लिस्टेड है। ठीक है, और वो चाहती है कि भाई जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी से क्या हो जाए, वो कंपनी से बाहर हो जाए, वो क्या हो जाए, वो कंपनी से बाहर हो जाए। बाय सेलिंग देयर शेयर्स बैक टू द प्रमोटर्स, कैसे, वो अपने शेयर्स प्रमोटर्स को सेल कर दे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट, वो भी एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द प्रमोटर्स, उस प्राइस पे जो कि किसने डिसाइड करी है, प्रमोटर्स ने। ठीक है, आगे पढ़ो। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वर नॉट गिवन अ चॉइस वेदर दे वांटेड टू टेंडर देयर शेयर्स और नॉट, उनको कोई चॉइस भी नहीं दी। तबे दो गलतियां तो यहां पर ही दिख गई, पहला कि उनको फोर्स किया गया कि भाई वो अपने शेयर्स को बेच दें, उनको कोई चॉइस नहीं दी गई कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना है। दूसरा, उनको जो प्राइस मतलब नॉर्मली जैसे, अच्छा पहली बात तो आपको ये समझ में आया क्या कि ये जो कौन से सेक्शन की बात हो रही है, ये हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 236। ठीक है, अब देखो पहला भी पूरा क्वेश्चन रीड करो, आगे पढ़ो एक बार क्या है। The minority shareholders were not given a choice whether they wanted to tender their shares or not. In a meeting, there were 6 non-promoter shareholders who voted against the scheme, but chairman declared that the motion was carried on with an overwhelming majority of more than 90% shareholding. However, minority shareholders contended that they had a right to reject the offer. Will they succeed? अब सबसे पहले तो हमें ये जो है डिसाइड करना होता है बेसिकली कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, अब आप याद करो हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 236। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी सेक्शन के बारे में आपको नहीं समझ आ रहा है, पर आप याद करो हमने ऐसा कहाँ पढ़ा है कि जो मेजोरिटी वाले शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी वाले उनको ऑफर देते हैं कि हम तुम्हारे रिमेनिंग शेयर्स परचेज करना चाहते हैं। एक तो हमने कहा पढ़ा है सेक्शन 235 में, ठीक है, और एक नॉर्मली कहाँ पे होता है 236 में। तो जो अपना 236 है वो टेक ओवर वाला होता है कि भाई पहले से अगर जो माइनॉरिटी वाले होते हैं उनके अलावा, सॉरी जो मेजोरिटी वाले होते हैं, वो मेजोरिटी वाले अगर शेयर्स को अक्वायर करते रहते हैं तो अगर उनके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 90% या मोर आ जाता है तो वो जो रिमेनिंग माइनॉरिटी वाले होते हैं उनको ऑफर देना होता है कि भाई हम तुम्हारे शेयर्स अक्वायर करना चाहते हैं, है ना। ये हमने कहाँ पढ़ा है, सेक्शन 236 में। और वो जो उनके पास 90% और मोर आता है वो कैसे कैसे आ सकता है, अलग अलग तरीकों से आ सकता है। अमालगमेशन की वजह से आ गया, या किसी भी स्कीम, जैसे अभी हमने यहाँ पर पढ़ा रिकंस्ट्रक्शन की वजह से आ गया।
तो किसी भी रीजन के चलते अगर आपके पास में 90% या उससे ज्यादा आ जाता है तो आप बाकियों को क्या कर सकते हो, मतलब जो रिमेनिंग वाले माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको आप यहाँ पे क्या करोगे, उनको आप एक ऑफर करोगे कि हम आपके शेयर्स अक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप उनको यहाँ पे ऑफर कर रहे हो तो उनकी विलिंगनेस भी तो इंपॉर्टेंट है ना, मतलब उनको अपने शेयर्स बेचने हैं कि नहीं बेचने हैं। अब यहाँ पे उसने क्या करा है, यहाँ पे फोर्स किया है माइनॉरिटी वालों को कि आपको अपने शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी चीज हमने एक चीज पढ़ी है कि जो माइनॉरिटी वाले जो होते हैं, जो वो शेयर्स उनको सेल करना होता है, तो जो शेयर्स की वैल्यूएशन होती है वो कौन करता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। यहाँ पे शेयर्स की वैल्यूएशन किसने करी है, प्रमोटर्स। पहले आप पॉज करके जाके पूरा सेक्शन 236 रीड करो। आप जब पूरा सेक्शन रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप वो सेक्शन पढ़े बिना मेरी बात सुन रहे हो तो आपको लगेगा क्या ही बात बोल दी मैंने, ऊपर से जा रहा है। तो इसीलिए पहले कोई सा भी क्वेश्चन करने से पहले अपना एक ये हैबिट बनाओ कि पहले प्रोविजन पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आप पहले पूरा 236 पढ़ लो, ये सारी बातें आपको वहां पे मिल जाएगी जो भी मैंने आपको बोली है, 90% वाली, ठीक है, कंसेंट वाली और ये सारी चीजें, देन वैल्यूएशन वाली। तो यहाँ पे क्या बोला बेसिकली आगे जाके कि मीटिंग में चेयरमैन ने बोला कि मेजोरिटी वगैरह जो है वो हमें मिल गई है, मोर देन 90%, ठीक है। लेकिन 6 नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने डिसेंट किया, जिन्होंने मना किया कि हम अपने शेयर्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और वो उन्होंने बोला कि हम इस ऑफर को क्या कर सकते हैं, हम इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब तुम्हें बताना है कि क्या वो सक्सीड हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। पहला, उनको फोर्स किया गया, एंड दूसरा वैल्यूएशन किसने किया था, देखो वैल्यूएशन प्रमोटर्स ने किया था, जबकि वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाना है। अभी आप लैंग्वेज रीड करो तो आपको और समझ में आएगा। देखो क्या बोला है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले तो आपको पूरा क्या एक्सप्लेन करना होगा, सेक्शन 236 आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि हमने पढ़ा है अक्वायरर या पीएसी, ठीक है। अभी आपको ये सारे वर्ड्स भी आते होंगे, सेबी में हम लोग पढ़ते हैं ना, पूरा जो टेक ओवर कोड है अपना वहां पे। चलो, तो जो भी बेसिकली अक्वायर कर रहा है, दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, अक्वायरर। और जिसके साथ में मिलकर कर रहा है, पीएसी, becomes registered holder of 90% or more of the issued equity capital in the event of any person becoming 90% majority। वही पूरी चीज है कि आपके पास 90% अगर होल्डिंग आ जाती है, कैसे, अमेलगमेशन की वजह से, शेयर एक्सचेंज की वजह से, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी कैपिटल, या फिर बेसिकली सॉरी कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, या एनी अदर रीजन, देन दैट अक्वायरर और पर्सन shall notify the company of their intention to buy the remaining equity shares। यानी अगर आपके पास में 90% या मोर आ जाता है तो आप रिमेनिंग जो माइनॉरिटी वाले हैं उनको भी अक्वायर करने के बारे में बताओगे, नोटिफाई करोगे कि हम आपके रिमेनिंग अक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग है बताना कंपलसरी है, मतलब ये अपना जो है ना ऑफर देना हमने पढ़ा था कंपलसरी होता है। अच्छा, इसके अलावा क्या बोला है, वही है ऑफर करना है टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर्स, और उनकी वैल्यू प्राइस कौन डिसाइड करेगा, वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अच्छा, फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो वो खुद भी ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज वो जानते हैं भी 90% तुम्हारे पास में ही है, रिमेनिंग हम रखकर भी क्या कर लेंगे, तुम खुद ही ले लो। तो माइनॉरिटी वालों के पास तो क्या था, ऑप्शन था कि वो अपने शेयर्स दे सकते हैं, है ना। और बेसिकली जो वो है मेजोरिटी शेयर होल्डर है ना, उनको तो कंपल्जन था कि उनको ऑफर देना ही पड़ेगा रिमेनिंग भी अक्वायर करने के लिए। अब इन द गिवन केस माइनॉरिटी वालों को कोई चॉइस नहीं दी गई कि क्या उनको अपने शेयर्स बेचने हैं कि नहीं बेचने, तो चॉइस देना इंपॉर्टेंट था। और 6 माइनॉरिटी शेयर होल्डर डिसेंटिंग थे, लेकिन फिर भी चेयरमैन ने अप्रूवल दे दिया कि हाँ हम तो आपके शेयर्स परचेज करेंगे, बिकॉज मेजोरिटी वालों ने हाँ बोल दिया है, वो भी मोर देन 90%। इसका मतलब यहाँ पे उनको ऑप्शन नहीं दिया, चॉइस नहीं दिया कि क्या वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं कि नहीं बेचना चाहते हैं, ये तो गलत बात है। और दूसरी चीज क्या गलती थी कि जो प्राइस थी दैट वाज डिटरमाइंड बाय प्रमोटर्स एंड नॉट बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और इसके बाद क्या बोला है, प्रोसीजर हम कह सकते हैं कि कंप्लायंस में नहीं है, क्योंकि 236 के अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई है। अभी हमने 2 पॉइंट्स पढ़ ही लिए ना, ऑप्शन नहीं दिया एक तो, और दूसरा प्राइसिंग में प्रॉब्लम है, ओके। Further, when a shareholder or the majority equity shareholder fails to acquire full purchase, then the provision of this section, ये तो बेसिकली वही चीज है कि जितने भी हैं बचे हुए वो आपको सारे ही अक्वायर करने होते हैं, वरना प्रॉब्लम है। और लास्ट में क्या बोला, माइनॉरिटी शेयर होल्डर विल सक्सीड इन रिजेक्टिंग, तो आपको मेनली
ये वाला पॉइंट याद रखना है कि जो मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स है वो सक्सीड हो जाएंगे, ठीक है, इन रिजेक्टिंग, क्योंकि उनको कोई चॉइस नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया, तो बेसिकली वो चीज गलत है, इसीलिए वो लोग सक्सीड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, इसमें सेक्शन 236 का रेफरेंस आ रहा है, इसीलिए हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, वरना एग्जाम में अगर हम पहली बार ही ऐसे कोई क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा हम पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हुए हैं कि ये सेक्शन 236 वाली चीज है, बट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है ना कि सेक्शन 236 है, इसीलिए हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये कौन सा सेक्शन आ गया, प्रॉपरली गिवन नहीं है। जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस हमने किए तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं पे रेफरेंस मिल ही गया कि ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, बट इस वाले क्वेश्चन में हमें 2-3 बार पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि किस सेक्शन का ये रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। चलो, तो विद दिस जो अपने सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 8 की, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके होते हैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।